हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लेम फोटोमेट्री। अब फ्लेम फोटोमेट्री को पहले आप आसान और सरल लैंग्वेज के अंदर समझ ले वो होता क्या है। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जब आप उसके अंदर से लाइट को गुजारते हो तो उससे या लाइट या फ्लेम के अंदर से गुजारते हो तो उससे हमारे पास एमिशन इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री। अब अल्कली मेटल्स का भी आपको पता है, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी आपको पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो आप डेफिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि द एमिशन ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ बाय अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हेन पास्ड थ्रू द फ्लेम एंड द कोरिलेशन ऑफ इट्स एमिशन इंटेंसिटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री, या फिर इसी को दूसरा नाम दिया गया है फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जब आप उसको फ्लेम के अंदर से गुजारते हो तो आपको एक ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है, डेट इज एमिशन इंटेंसिटी के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स मेनली जो रहेगी वो पीपीएम के अंदर रहेगी, पीपीएम डेट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको दोबारा ध्यान दें कि एमिशन इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट के बीच में जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है जब आप अल्कली मेटल को या अल्कलाइन अर्थ मेटल को किसी भी फ्लेम के अंदर से गुजारते हो तो डेट इज कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री। फोटो मीन्स लाइट एंड photometer is the instrument which detects all these emission intensity and the concentration of the elements। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है फ्लेम फोटोमेट्री का। देखिए इसका ब्रीफ ओवरव्यू है वो आपको ध्यान से समझना है। पहले आप सरल भाषा के अंदर समझ ले। आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन लेना है। एक सॉल्यूशन को जब आप फोटोमीटर के अंदर रखते हो, उसको कैपिलरी एक्शन से जब उसके अंदर से पास किया जाता है तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। तो जो आपका सोलवेंट होगा जैसे ही वो आपके फोटोमीटर के अंदर जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, इवेपोरेट। तो द फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, द सोलवेंट इज इवेपोरेटेड एंड लिविंग फाइन डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स। और वो क्या करके दे के जाएगा आपको, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स दे के जाएगा, डेट इज सोल्यूट के फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स अब जो बचे हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही वो फ्लेम के अंदर से पास करेंगे तो वो एटमाइज या मोलिक्यूल्स फॉर्म में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन जो लिखी गई है, द solid particles moves towards the flame when the gaseous atom and ions are produced। तो जैसे ही वो मोलिक्यूल्स की फॉर्म में आए सोल्यूट के पार्टिकल, सोलवेंट तो आपका इवेपोरेट हो चुका था, सोल्यूट आपका बचा था, तो जैसे ही सोल्यूट के पार्टिकल मोलिक्यूल्स फॉर्म में आए वो क्या होंगे, एटमाइज। अब एटमाइज होने के बाद वो फिर क्या करेंगे, जैसे ही फ्लेम्स की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी तो वो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, फोटोन जनरेट होंगे और उन फोटोन्स की ही कंसंट्रेशन को जो आपका फोटोमीटर है वो डिटेक्ट कर पाता है। तो द प्रोसेस है वो लिखी गई है, द सॉलिड पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द फ्लेम वेयर द गैसियस एटम एंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। द आयंस एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, दो सॉल्यूशन लिया था आपने, उसने सोलवेंट को इवेपोरेट करवा दिया, उसके बाद आपके पास सोल्यूट के रेजिड्यू बच गए, सोल्यूट सॉलिड रेजिड्यू दैट इज वेपराइज हो गए। फिर उसने गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म में बनाया, फिर एटॉमिक फॉर्म में बनाया। उसके बाद जैसे ही उसको थर्मल एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एक्साइटेड, और फोटोन्स एक्साइटेड होने के बाद उसी से आपकी जो ग्राउंड स्टेट में जब वो आए तो उससे क्या हुआ, आपके फोटोन्स की कंसंट्रेशन को आपके फोटोमीटर ने मेजर कर लिया। तो दीज आर द प्रोसेसेस। आप देख पा रहे होंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखा रखा कि जैसे ही आपने सैंपल लिया, सैंपल दैट इज सॉल्यूशन, स्टोक सॉल्यूशन जो था उसको आपने नेबुलाइजर के अंदर से पास करवाया। नेबुलाइजर क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो सोलवेंट के पार्टिकल हैं उनको इवेपोरेट कर देता है और सोल्यूट के पार्टिकल जो बच गए उनके लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक आपने फ्यूल दिया है, एक आपने एयर की सप्लाई दी है। तो फ्यूल के लिए आप फोटोमीटर के अंदर देखेंगे कि आपको गैस सप्लाई देनी पड़ रही है और कंप्रेस्ड एयर आपने दी है, जिसकी वजह से आपके सोल्यूट फ्लेम के अंदर जो पार्टिकल्स आ चुके हैं, जो सोल्यूट और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक बार मॉलिक्यूल फॉर्म में थे, फिर उसके बाद एटमाइज फॉर्म में हुए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी है, जो एयर वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उससे वो कन्वर्ट होके क्या हो रहे हैं, ये
अपने हाइयर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है मोनोक्रोमेटर के ऊपर। और मोनोक्रोमेटर ही क्यों यूज़ किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे हैं। तो मोनोक्रोमेटर ही यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि मोनोक्रोमेटर डिटेक्ट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो इसके अंदर आप पीछे से सप्लाई देख पा रहे होंगे, और आपने कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो सॉल्यूशन लिया है ये अपने आप अंदर चला जाता है। तो मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर ही क्यों यूज़ किया गया, मोनोक्रोमेटर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये पार्टिकुलर वेवलेंथ को ही मेज़र कर सकता है। तो इसके प्रिंसिपल के बाद एक दो बातें और दे रखी हैं। ये किसके बेस पे काम करता है, दिस इज वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ बोल्ट्जमैन इक्वेशन, वो आप पढ़ के आ चुके हैं। n1/n0 इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो n1 है नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट एंड n0 नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या फिर जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। के जो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो आपको लेना है टेम्परेचर इन द डायग्राम जो है वो केल्विन के अंदर लेना है। तो आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट करना आता ही। अब जिसको थ्योरी पढ़नी है तो इसके अंदर देखिए, whenever any sample salt solution is introduced into the flame, the solvent vaporizes, leaving behind tiny particles of solute, and solid molecules further on heating are converted into gaseous molecule. These gaseous molecules are then decomposed into the gaseous atoms. Some of the gaseous molecule atoms absorb the heat energy from the flame and get excited, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ ही क्या हुआ, जैसे ही आपके मोलिक्यूल्स थे, सोल्यूट के मोलिक्यूल्स जो बच गए थे, क्योंकि सोलवेंट तो क्या हो गया था, वेपराइज, और सोल्यूट के मोलिक्यूल्स जो बच गए थे उसने क्या कर लिया था, फ्लेम की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई थी उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर गए, हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो उससे क्या जनरेट हुआ, फोटोन के अंदर कुछ ना कुछ सेंसिबिलिटी जनरेट हुई, और उसी फोटोन की सेंसिबिलिटी को किसने मेजर कर लिया, आपके फोटोमीटर ने। तो ये लाइंस आपकी लिखी गई है कि whenever any sample salt is solution is introduced into the flame, the solvent vaporizes leaving behind the tiny particles। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बचे हुए पार्टिकल्स थे उनका क्या हुआ, द transition of the atoms takes place to higher energy state. These atoms return to the ground state by emitting the radiation. If we know the amount of radiation emitted and the wavelength of the emitted radiation, we can have quantitative and qualitative analysis, जिसके वजह से इसका जो प्रिंसिपल है वो यूज़ में लाया गया है। तो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस था किसी भी अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जो हैं, यानी कि नॉन कार्बन कंपाउंड आप इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एक प्रिंसिपल और दिखा गया है, देखो फ्लेम फोटोमीटर के अंदर एक कंप्रेस्ड एयर सप्लाई दे रखी है, एक कंप्रेस्ड फ्यूल सप्लाई दे रखी है। इन दोनों को जब मिक्सचर से जो बंसल बर्नर है वो इग्निशन किया गया, इग्निशन मतलब जलाया गया, तो इसके बाद फिल्टर लगा रखा है, फिर आप उस एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एम्पलीफायर बेसिकली यूज़ क्या करता है कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब लास्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ flame photometry to estimate the sodium, potassium, calcium, lithium etc levels in the sample of serum, urine, CSF। CSF एक्चुअली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक प्रेजेंट है, दैट इज इसका एप्लीकेशन आप उसकी मेजरमेंट या उसकी कंसंट्रेशन को भी आप मेजर कर सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ये आपके गैसेस वगैरह दे रखे हैं।